Hi friends, let's start with sums of chapter number 6, electromagnetic induction. Now in this chapter, we mainly deal with, as per the title, electromagnetic induction. It means electricity is produced due to change in magnetic field. तो उसी बेस पर से यहाँ पे सम्स में जो मेन फॉर्मूला यूज होगा वो सबसे पहला E is equal to n d phi by dt. बराबर है. Here n is the number of turns, dt is the time during which the flux has changed. d phi shows the flux change. And this flux change, how to obtain? So d phi is equal to phi 2 minus phi 1. Final flux minus initial flux. बराबर. phi कहाँ से लेंगे? तो phi is equal to b bar dot a bar, and that is ba cos theta. यहाँ पे theta is the angle between b bar and a bar. a is the area, b is the magnetic intensity. दोनों के बीच का एंगल थीटा हो गया यहाँ पे. तो ये फॉर्मूला यूज होगा phi ढूंढने के लिए. phi 1 phi 2 ढूंढ लो एंड फिर चेंज फाइंड करो. d phi मिलेगा तो यहाँ रख दो. एक फॉर्मूला ज़्यादा यूजफुल होता है जो. दूसरा फॉर्मूला सेल्फ इंडक्टेंस का, E is equal to L di by dt, where di is the change in current, dt is the time taken, L is the self inductance. उसके बाद म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमेनन, उसमें E2 equal to M di1 by dt. एक में करंट चेंज हो, दूसरे में EMF इंड्यूस होता है, वहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस यूज होगा. सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला म्यू जीरो फॉर सोलेनॉइड, इट इज म्यू जीरो n स्क्वायर a by L. बहुत कॉमनली यूज होगा फॉर्मूला. कैपिटल एन को स्मॉल एन से रिप्लेस करें इस नंबर ऑफ टर्न्स पॉइंट लाइन से, तो ये फॉर्मूला बन जाता है म्यू जीरो n स्क्वायर a इंटू स्मॉल एल. ओके, ये हो गया. एंड दिस म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए फॉर्मूला म्यू जीरो n1 n2 a by L. ओके, तो ये हो गया रिगार्डिंग द फॉर्मूला विच विल बी यूजिंग फ्रीक्वेंटली ड्यूरिंग द न्यूमेरिकल्स. चलो शुरू करते हैं. एक्सरसाइज का 6.1 एंड 6.2 और थियरी बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे. थियरी बेस्ड है कम्प्लीटली. बुक में भी पीछे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, मैंने नोट्स में भी दिया हुआ है. जस्ट गो थ्रू इट. वर्डिंग्स में समझ नहीं पड़ा तो पूछ लेना, मैंने नोट्स में उसको काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ है, सो विल बी एबल टू गेट इट क्लियर. वी मूव ऑन टू एक्सरसाइज का 6.3. ये 6.3 नंबर का क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़ लेंगे तो. द क्वेश्चन सेज a long solenoid with 15 turns per centimeter has a small loop of area 2 cm square placed inside the solenoid normal to its axis. यानी सोलेनॉइड के अंदर एक छोटा सा लूप रखा हुआ है. इफ द करंट कैरिड बाय द सोलेनॉइड चेंजेस स्टेडीली फ्रॉम 2 एम्पियर टू 4 एम्पियर इन 0.1 सेकेंड, व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप व्हाइल द करंट इज चेंजिंग. तो लूप में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा वो फाइंड करना है ड्यू टू सोलेनॉइड, है ना. सोलेनॉइड में करंट चेंज करेंगे तो सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा. सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, उसके कारण लूप में ईएमएफ इंड्यूस होगा, वो हमें फाइंड करना है. ओके, तो यहाँ दो चीजें चल रही है, एक सोलेनॉइड और दूसरा लूप. सोलेनॉइड के लिए नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पॉइंट लेंथ दिया हुआ है सोलेनॉइड के लिए, तो स्मॉल n1 दैट इज 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर है. और एज वी आर यूजिंग स्ट्रिक्टली एसआई सिस्टम, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो सेंटीमीटर टू मीटर 10⁻², ऊपर जाएगा तो +2, तो 1500 टर्न्स पर मीटर हो जाएगा. फिर यू आर गिवन दैट एरिया ऑफ द सोलेनॉइड is area of the loop is given as 2 into 2 centimeter square, that is 2 into 10⁻⁴ meter square. Further, you are given that current changes from 2 ampere to 4 ampere in time equal to 0.1 second. 0.1 second में current change from 2 ampere to 4 ampere, यानी चेंजिंग करंट कितना हुआ सोलेनॉइड में, di1 4 - 2 i2 - i1 and that is with 2 ampere. आप बोलोगे di1 क्यों बोला, चेंजिंग करंट इन फर्स्ट यानी कि सोलेनॉइड. ओके, तो ये आया. फिर हमें फाइंड करना है कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा. ना यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस का फॉर्मूला क्या होगा, तो इन लूप ईएमएफ इंड्यूस E2 विल बी इक्वल टू m di1 by dt. फिर करंट सोलेनॉइड में चेंज हो रहा है, ईएमएफ लूप में इंड्यूस चाहिए, इसे म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा यहाँ पे. अब म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, लास्ट वाला, तो दैट इज म्यू जीरो n1 n2 a by L di1 by dt. ना यहाँ पे n1 by L स्मॉल n1 हो गया, तो हियर म्यू जीरो स्मॉल n1 n2 a इंटू di1 by dt. आप बोलोगे n2 यानी लूप के नंबर ऑफ टर्न्स कितने, लूप इटसेल्फ मींस ओनली वन टर्न, लूप इटसेल्फ मींस इट्स ओनली वन टर्न. बाकी सारी वैल्यूज हैं आपके पास में. म्यू जीरो तो यू नो वेरी वेल 4 × 10⁻⁷, n1 1500, n2 1 आ जाएगा, एरिया दिया हुआ है 2 × 10⁻⁴, di चेंज इन करंट, dt टाइम टेकन, सारी वैल्यूज रख दो, यू विल गेट ईएमएफ इंड्यूस्ड. ओके, ये हो गया आपका 6.3.
लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट सम 6.4. क्वेश्चन कुछ ऐसा पड़ रहा है. अ रेक्टेंगुलर वायर लूप ऑफ साइड्स 8 cm and 2 cm with a small cut in is moving out of a region of uniform magnetic field of magnitude 0.3 Tesla directed normal to the loop. एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर एक रेक्टेंगुलर लूप मूव कर रहा है. उसका लेंथ एंड ब्रेड्थ दिया हुआ है 8 cm 2 cm. What is the EMF developed across the cut if the velocity of the loop is 1 cm per second in a direction normal to the longer side and second shorter side of the loop? How long does the induced voltage last in each case? हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पहले डेटा नोट करते हैं. रेक्टेंगुलर लूप दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर लूप का लेंथ दिया हुआ है L इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, यानी कि 8 इंटू 10⁻² मीटर. ब्रेड्थ दिया है 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 इंटू 10⁻² मीटर. फर्दर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दिया हुआ है आपको 0.3 टेस्ला एंड स्पीड ऑफ मोशन 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड. 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ मोशन दिया हुआ है, यानी कि दिस विल बी 10⁻² मीटर पर सेकेंड. हमको बोला इंड्यूस ईएमएफ ढूंढो. अब यहाँ पे क्या बोला है कि रेक्टेंगल यूं है, रेक्टेंगल में सपोज एक छोटा सा कट दिया हुआ है. कट क्यों दिया है? करंट नहीं, ईएमएफ वोल्टेज चाहिए. कितना वोल्टेज इंड्यूस होगा? वो क्लोज हो जाता तो करंट मिलता, फिर बाद में करंट के लिए चलना पड़ता. और ऊपर न कहता कि अपने को वोल्टेज कितना मिलेगा, इन दो पॉइंट के अक्रॉस को फाइंड करना है. कौन से केस में? इफ इट इज मूविंग नॉर्मल टू द लेंथ, यूं जा रहा हो तो, एंड दूसरा नॉर्मल टू द ब्रेड्थ, यूं जा रहा हो तो. दोनों केस, ये ए केस हो गया, ये बी केस हो गया. इसको लेंथ बोल देते हैं, ये भी फिलहाल हमारे लिए ब्रेड्थ है. ओके, तो अगर ये यूं जा रहा हो तो क्या आएगा, यूं जा रहा हो तो क्या आएगा? पहला केस नॉर्मल टू लेंथ. अब यहाँ पे सिचुएशन क्या है? दिस इज अ रॉड मूविंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? प्लेन के नॉर्मल, यानी सपोज मैग्नेटिक फील्ड यूं है, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में द रॉड इज मूविंग, सॉरी द रेक्टेंगुलर लूप इज मूविंग. अब ये एक साइड हो गई, लेंथ मूविंग राइट नाउ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, तो लेंथ के परपेंडिकुलर जा रहा है, इसलिए ईएमएफ इंड्यूस होगा अक्रॉस द लेंथ. E इज इक्वल टू बी एल वी. ओके, बी है, एल है, वी भी है, तो मिल जाएगा कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा. ओके, क्लियर? अच्छा, तो ये लेंथ मूव कर रहा है, ईएमएफ इंड्यूस कब होता है? यहाँ एक और फॉर्मूला है मोशनल ईएमएफ का, E इज इक्वल टू बी एल वी. एंड इसके लिए कंडीशन क्या जरूरी है? बी बार शुड परपेंडिकुलर टू लेंथ, शुड बी परपेंडिकुलर टू स्पीड, वेलोसिटी. तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए. अब यहाँ पे क्या होगा? लेंथ में, इस रॉड में ईएमएफ इंड्यूस होगा. क्यों? क्योंकि लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड और स्पीड तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर. पर ब्रेड्थ के लिए देखो तो दैट इज लेंथ इज अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड स्पीड. अगर ये यूं मूव करे तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा ब्रेड्थ में. क्यों? उसकी लाइन पैरेलल टू वी हो जाएगा, इसलिए ये दोनों पैरेलल हो गए, नो ईएमएफ इंड्यूस. क्लियर? तो यहाँ दो साइड पे नहीं होगा, खाली यहाँ पे ही होगा ईएमएफ इंड्यूस. कितना होगा? E इक्वल टू बी एल वी. अच्छा, दूसरा केस क्या है? सेकेंड केस में नॉर्मल टू स्मॉलर साइड बोला है, यानी कि ब्रेड्थ के नॉर्मल जा रहे हैं, तो ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा? E इज इक्वल टू, सेकेंड केस ये वाला बी ये वाला केस है, तो ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा अक्रॉस दिस रॉड, दिस लेंथ, शॉर्टर लेंथ यानी कि ब्रेड्थ. क्यों? क्योंकि लेंथ L तो पैरेलल हो जाएगा स्पीड के उस केस में, तो ये हो जाएगा E इक्वल टू बी वी. लेंथ की जगह ब्रेड्थ ले लिया, दिस मच वोल्ट. दोनों ईएमएफ आ गए. अब बोला है कितनी देर तक ईएमएफ टिकेगा, तो जितनी देर तक ये मोशन चलेगा, यानी कि जितनी देर तक मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा, यानी व्हेन इट इज मूविंग परपेंडिकुलर लेंथ इट इज कवरिंग अ डिस्टेंस इक्वल टू बी. व्हेन इट इज परपेंडिकुलर लेंथ इट इज कवरिंग अ डिस्टेंस इक्वल टू बी. तो कितनी देर तक पहुंच चलेगा उसके लिए? डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू बी, दैट इज 2 सेंटीमीटर. स्पीड कितनी है? 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो देयरफॉर t विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज 2 अपॉन 1, 2 सेकेंड. तो हियर द ईएमएफ विल बी लास्टिंग अप टू 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड के लिए रहने वाला है. यहाँ पे सिमिलरली देखो तो इस केस में डिस्टेंस टू बी कवर्ड, यूं जा रहे हैं ना, तो कंप्लीट 8 सेंटीमीटर, तो लेंथ 8 सेंटीमीटर, डिस्टेंस कवर्ड, स्पीड 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड है. तो टाइम कितना लगेगा? तो टाइम t विल बी इक्वल टू d बाई वी, 8/1, 8 सेकेंड तक. तो इस केस में 8 सेकेंड तक ईएमएफ रहेगा, इस केस में 2 सेकेंड तक. ओके, दैट इज सम नंबर 4. हाँ, इसमें खास ध्यान रखें, मोशन ईएमएफ विल बी इंड्यूस ओनली इफ ऑल द थ्री आर परपेंडिकुलर.
अगर इनमें से कोई भी दो पैरेलल हुए नो ईएमएफ विल बी इंड्यूस, ये याद रखना है खास। गो ऑन फॉर एक्सरसाइज का 6.5। इसमें सब कुछ ऐसा दिया, अ 1 मीटर लॉन्ग मेटलिक रॉड इज रोटेटेड विद एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ 400 रेडियन पर सेकेंड अबाउट एन एक्सिस नॉर्मल टू द रॉड पासिंग थ्रू इट्स वन एंड। द अदर एंड ऑफ द रॉड इज इन कॉन्टैक्ट विद द सर्कुलर मेटलिक रिंग। A constant and uniform magnetic field of 0.5 Tesla parallel to area exists everywhere. Calculate the EMF developed between the center and the ring. अब यहाँ पे सिचुएशन कुछ ऐसा दिया हुआ है 6.5 में। You are said that there is a rod, ये एक रॉड है जिसका लेंथ आपको दिया 1 मीटर, 1 मीटर। इसको रोटेट किया विद रिस्पेक्ट टू वन ऑफ द एंड, एक एंड को ध्यान में रख के रोटेट किया तो रोटेशन कुछ ऐसा बनेगा। एक एंड को ध्यान में इट इज रोटेटेड रिस्पेक्ट टू वन ऑफ द एंड दिस सेकंड एंड, द अदर एंड इज इन कांटेक्ट विद द सर्कुलर रिंग। ये रिंग है, एक्चुअली एक रिंग बनाई हुई है, तो रिंग के साथ कांटेक्ट मेंटेन करता है विद वन एंड ऑफ द रॉड एट द सेंटर, एंड इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी बाय विच इट रोटेट्स ओमेगा दिया हुआ है। ओमेगा दिया हुआ है आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी, it is given as 400 radians per second, 400 radian per second। मैग्नेटिक इंटेंसिटी 0.5 टेस्ला दिया हुआ है एंड बोला कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा अक्रॉस द सेंटर एंड द रॉड। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हुई, यूं अप्लाई किया हुआ मैग्नेटिक फील्ड। अब रॉड का मोशन, मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ ऑल द थ्री आर म्यूचुअल परपेंडिकुलर, सो ईएमएफ इंड्यूस होगा यहाँ पे। ये जब भी ऐसा केस है रोटेशन मोशन वाला, ऐसा रॉड का कि किसी एक एंड के रिस्पेक्ट में रोटेट हो रहा है, तो ऐसे केस में ईएमएफ इंड्यूस का फॉर्मूला यू डायरेक्टली एक्सेप्टेड एज हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। कैसे आया ये, इसका प्रूफ हम लोग एक इलस्ट्रेशन में लेंगे, देखते हैं अभी साइड में लेना हो तो यहाँ पे ले लेंगे, पर ये फॉर्मूला है हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। बी है, ओमेगा एल है, तीनों मिल जाएंगे, तीनों है अवेलेबल, तो ये मिल जाएगा ना। क्या आएगा यहाँ पे फॉर्मूला, तो वो देखते हैं कैसे आएगा ये फॉर्मूला। मोशन ईएमएफ का कैसे इसे इक्वल टू बी एल बी होना चाहिए, बी यूनिफॉर्म है थ्रू आउट, लेंथ ऑफ द रॉड वो भी फिक्स है, वी स्पीड, स्पीड की बात करें तो सेंटर के रिस्पेक्ट में, सेंटर से लेकर अलग अलग पॉइंट पे स्पीड चेंजेस, क्यों, क्योंकि वी नो दैट v इज इक्वल टू आर ओमेगा। एंगुलर स्पीड कांस्टेंट रहेगी बट लीनियर स्पीड विल चेंज बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो डिफरेंट पॉइंट ऑन द रॉड आर एट डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सो स्पीड विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पॉइंट्स। अलग अलग पॉइंट पे स्पीड अलग अलग होगी, यानी अलग अलग पॉइंट पे ईएमएफ इंड्यूस अलग अलग होगा। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, एक छोटा एलिमेंट लेते हैं फॉर अ स्मॉल एलिमेंट, फॉर अ स्मॉल एलिमेंट, यहाँ एक छोटा एलिमेंट ले लेते हैं। ये छोटे एलिमेंट का लेंथ डी आर लेते हैं, डी एल, इसका लेंथ क्या लेते हैं, एल इज इक्वल टू डी आर, और स्पीड क्या होगी, इट इज एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर, ये छोटा एलिमेंट, तो स्पीड विल बी आर ओमेगा। तो उसके लिए स्मॉल एलिमेंट के लिए ईएमएफ इंड्यूस कितना आएगा, d इज इक्वल, छोटे के लिए छोटा ईएमएफ, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म, लेंथ इज डी आर and speed v is r omega. We can rewrite this one as b omega r dr. चलो फॉर एंटायर रॉड, ये छोटा एलिमेंट के लिए था, अब फॉर एंटायर रॉड, पूरे रॉड के लिए देखे तो क्या आएगा, तो ईएमएफ इंड्यूस ई विल बी इंटीग्रेशन डी, दैट्स बी ओमेगा कांस्टेंट बार आ गया, इंटीग्रेशन आर डी आर फ्रॉम जीरो टू लेंथ एल, जीरो से लेके लेंथ एल तक, सो दिस विल बी बी ओमेगा आर का इंटीग्रेशन आर स्क्वायर बाई टू फ्रॉम जीरो टू एल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एल स्क्वायर बाई टू माइनस जीरो बाई टू, so this will be b omega l square by 2. Okay, वही फॉर्मूला, यानी ये फॉर्मूला ऑब्टेन किया हमने, दिस हाउ वी ऑब्टेन द फॉर्मूला। ओके, ये प्रूफ मैंने आगे दिया हुआ है, एक सम इलस्ट्रेशन में, एक सम में दिया हुआ है, यू कैन जस्ट चेक इट देयर, लिखना हो तो लिख भी सकते हो, पर ये दिया मैंने ऑलरेडी प्रूफ वहाँ पर। तो जब कभी भी ऐसा रोटेशन मोशन का केस है, कोई भी रॉड का रिस्पेक्ट टू वन ऑफ द एंड, ये फॉर्मूला है ईएमएफ इंड्यूस है, यू कैन यूज दिस फॉर्मूला डायरेक्टली, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। Next we come over to 6.6. Question में दिया, circular coil of radius 8 cm and 20 turns is rotated about its vertical diameter with an angular speed of 50 radian per second in a uniform horizontal magnetic field of magnitude 3 × 10⁻⁻² Tesla. ये सब वैल्यूज दिए हुए हैं। फिर
obtain the maximum and average EMF induced in the coil. If the coil forms a closed loop of resistance 10 ohm, then find the maximum value of current in the coil. Calculate the average power loss due to joule heating. Where does this power come from? अब क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि सर्कुलर कॉइल है. क्वेश्चन में यू आर गिवन दैट देयर इज अ सर्कुलर कॉइल, यानी कि कुछ ऐसा हो गया, ये सर्कुलर कॉइल है. अब ये कॉइल रोटेट हो रही है अबाउट इट्स वर्टिकल डायमीटर. फिलहाल द प्लेन ऑफ द कॉइल इज प्लेन ऑफ द बोर्ड, यूं है. ये वर्टिकल एक्सिस के अलोंग इट इज रोटेटिंग विद एन एंगुलर स्पीड ओमेगा. ये उसका वर्टिकल डायमीटर हो गया ना, कॉइल यूं खड़ी रखी हुई है, तो विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल डायमीटर इट इज रोटेटिंग लाइक दिस. एंड मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, यूं हॉरिजॉन्टल दिया हुआ मैग्नेटिक फील्ड. तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कॉइल रोटेट हो रही है, इसलिए ईएमएफ इंड्यूस होगा. यहाँ पे कितना ईएमएफ मैक्सिमम इंड्यूस होगा वो फाइंड करना है. एवरेज ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा ड्यूरिंग द रोटेशन वो फाइंड करना है. मैक्सिमम करंट कितना प्रोड्यूस होगा, एवरेज पावर कितना जनरेट होगा. तो सबसे पहले तो ईएमएफ इंड्यूस का फॉर्मूला लाते हैं. नाउ हियर ईएमएफ क्यों इंड्यूस होगा, क्योंकि एज द कॉइल इज रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इन द कॉइल चेंजेस. तो फ्लक्स का फॉर्मूला लिखे तो जनरल फॉर्मूला फाई इक्वल टू बी बार डॉट ए बार, यानी कि बी ए कॉस थीटा. रोटेटिंग कॉइल से थीटा क्या होगा, ओमेगा इंटू टी. सो दिस विल बी, ये सिंगल टर्न के लिए कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए, इससे फाई इज इक्वल टू एन बी बार डॉट ए बार, तो ये हो जाएगा एन बी ए. तो एन बी ए कॉस ऑफ ओमेगा टी, ये हो गया फॉर्मूला फ्लक्स लिंक का. दिस फ्लक्स लिंक चेंजेस विद द टाइम एज द कॉइल रोटेट्स. तो देयरफॉर EMF induced according to Faraday's law minus d phi by dt. n आगे ले लिया इसके, तो दिस इज माइनस d by dt ऑफ फाई बोले तो n b a cos ओमेगा t. आपने n टर्म्स आगे कंसीडर कर लिया, इसलिए यहाँ लेने की जरूरत नहीं है. अगर यहाँ नहीं लिया हो तो यहाँ ले सकते हो. एट एनी वन प्लेस यू हैव टू यूज दिस n. फिर देखो माइनस साइन बाहर है, n b a कांस्टेंट बाहर आ गया, d by dt ऑफ cos ओमेगा t. फॉर्मूला डिराइव करें, इससे माइनस साइन ने दिया है. फॉर्मूला डिराइव नहीं करते, वैल्यू होता तो प्लस रखते. फिर नाउ दिस विल बी नेगेटिव एन बी ए कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी इनटू ओमेगा. सो दिस विल बी इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी. ये फॉर्मूला आ गया ईएमएफ इंड्यूस का. ओके, अब हमें मैक्सिमम ईएमएफ चाहिए, तो एज maximum value of sine, as maximum value of sin omega t कितना हो सकता है मैक्सिमम साइन थीटा भी 1. तो देयरफॉर ई मैक्स क्या आएगा. देखो इसमें वेरिएबल खाली यही है, टाइम के साथ वेरी होता है, बाकी सारे तो कांस्टेंट है. इसलिए ई का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब ये मैक्सिमम हो तब. एंड साइन का मैक्सिमम वैल्यू इज 1, सो देयरफॉर ई मैक्स विल बी इक्वल टू एन बी ए ओमेगा. सारी वैल्यूज रख दो, ये इंड्यूस ईएमएफ मैक्सिमम कितना होगा. फिर एवरेज क्या आएगा, तो उसके लिए एज एवरेज ऑफ साइन ओमेगा टी, क्योंकि वेरिएबल वही है खाली, इज 0 ओवर 1 कंप्लीट साइकिल. ओवर 1 कंप्लीट साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल पे एवरेज साइन थीटा 0. 0 से 2 पाई साइन थीटा का एवरेज कितना होता है, 0 होता है. इसलिए ये 0 आता है. फिर ये क्या हो जाएगा, ये 0 है, तो देयरफॉर ई एवरेज विच इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा, तो कांस्टेंट है एवरेज ऑफ साइन ओमेगा टी. एंड एवरेज ऑफ साइन ओमेगा टी ओवर 1 कंप्लीट साइकिल इज ऑलवेज 0. तो एवरेज ईएमएफ 0 आएगा यहाँ पे. फिर मांगा है मैक्सिमम करंट आई मैक्स, तो आई मैक्स इज इक्वल टू ई मैक्स अपॉन आर. ई मैक्स यहाँ ढूंढ लिया, आर से डिवाइड कर दो, दिस मच एम्पियर, ये आ गया. फिर पावर चाहिए एवरेज ना. एवरेज पावर बोले तो पी एवरेज, इनिशियल 0 था, एंडिंग में पावर मैक्सिमम होगा, तो इन दोनों का एवरेज. पी मैक्स का फॉर्मूला क्या आएगा, ई मैक्स इंटू आई मैक्स. पावर इज वोल्टेज इंटू करंट ना, तो ई मैक्स इंटू आई मैक्स अपॉन 2. ई मैक्स ये रहा, आई मैक्स ये रहा, दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 2, दैट इज द एवरेज पावर ड्यूरिंग द एंटायर फिनोमेनन. नाउ क्वेश्चन तीसरा फाइनली पूछा कि ये पावर आया कहाँ से. तो ये पावर कहाँ से आएगा, वी रोटेट दिस कॉइल, तो वी हैव टू डू सम वर्क. क्यों कि ड्यूरिंग द रोटेशन यहाँ पे इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हुआ. अकॉर्डिंग टू लेंस द इंड्यूस करंट प्रोड्यूस एन ऑपोजिट टॉर्क एंड ऑपोजिंग टॉर्क. तो टॉर्क अपोज कर रहा है, हमें मूव करना है, तो अगेंस्ट द टॉर्क वी हैव टू डू वर्क टू रोटेट द कॉइल. हमें वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द ऑपोजिंग टॉर्क. तो वर्क करेंगे
तो हमारा एनर्जी यूटिलाइज होगा, कहाँ जाएगा, विल कम आउट इन फॉर्म ऑफ जूल हीट। करंट प्रोड्यूस हो ना कॉइल में, इसे हीट जनरेट होगी एंड वो जूल हीट के फॉर्म में पावर बाहर आएगा। किससे सप्लाई किया पावर, वन हु रोटेट्स। हम रोटेट करें तो हमारा नाम, नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, कॉइल को रोटेट करने के लिए एक रोटर लगाया होता है, अ मशीन विच रोटेट्स दैट्स कॉल्ड रोटर, मोटर का भाई रोटर। तो रोटर यहाँ पे लगा है, तो रोटर में से तो दिस पावर इज जनरेटेड इन फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी एट द कॉस्ट ऑफ पावर डिराइव्ड फ्रॉम रोटर। ओके, तो ये हो गया रिगार्डिंग एक्सरसाइज का 6.6। So next we go on for 6.8. 6.8 में दिया हुआ है करंट इन अ कॉइल इज फॉलिंग फ्रॉम 5 एम्पियर टू 0 एम्पियर इन 0.1 सेकंड। करंट 5 एम्पियर से 0 एम्पियर हुआ इन 0.1 सेकंड। If EMF induced, if average EMF induced is 200 volt, give the self inductance. Self inductance find करना है ना। यहाँ पे स्वीट एंड सिंपल, चेंजिंग करंट कितना हुआ, I2 माइनस I1, वैल्यू देखे तो 5 एम्पियर हो जाएगा। EMF induced का फॉर्मूला E is equal to L di by dt, मांगा क्या L, तो therefore L will be equal to E into dt upon di। All values are there with you, मिल जाएगा हेनरी में इंडक्टेंस। ओके, फिर नेक्स्ट यहाँ पे वैल्यू बेस्ड है इसलिए साइन की ज़्यादा चिंता नहीं करते हैं, तो यहाँ पे आप मॉड लेके कर सकते हो, 5 एम्पियर आ जाएगा। फिर आगे नेक्स्ट 6.9। 6.9 में दिया पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल्स हैज अ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1.5 हेनरी, म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया हुआ है। If the current in one coil changes from 0 to 20, एक कॉइल में 0 से 20 चेंज हुआ in 0.5 सेकेंड, ये एक कॉइल में चेंज हुआ इसलिए इसको di1 बोल देते हैं, I2 माइनस I1 20 एम्पियर। dt बोला कि चेंज इन फ्लक्स ढूंढो। अब EMF इंड्यूस होता है तो m di1 by dt करते हैं, dt भी दिया हुआ है, पर यहाँ EMF नहीं पूछा, चेंज इन फ्लक्स पूछा है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला इज m into I, phi to equal mi1, एक में करंट पास हो दूसरे में फ्लक्स कितना लेंगे वो, तो देयरफॉर चेंज इन फ्लक्स इन सेकंड विल बी इक्वल m कांस्टेंट है बाहर आ गया डी, नहीं तो यहाँ यूँ लिखे mi1, m कांस्टेंट है बाहर आ गया di1, तो सीधा m इंटू di1 का, तो फ्लक्स में चेंज आ जाएगा दिस मच वेपर। हाँ, अगर पूछा है EMF इंड्यूस ढूंढो तो d5 by dt कर दो तो E2 आ जाएगा, सेकंड में EMF कितना इंड्यूस होगा ये आ जाएगा। क्लियर, ये हो गया 6.8 6.9। नेक्स्ट वी गो फॉर 6.7। 6.7 में नहीं तो उससे पहले 6.10 देख लेते हैं। 6.10 में दिया क्या, जेट प्लेन इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स वेस्ट एट अ स्पीड ऑफ 1800 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द वोल्टेज डिफरेंस डेवलप बिटवीन द एंड्स ऑफ द विंग हैविंग अ स्पैन ऑफ 25 मीटर if the earth's magnetic field at the location has a magnitude 5 into 10 raised to -4 Tesla and dip angle is 30 डिग्री। आपको दिया हुआ एक जेट प्लेन है, ट्रैवल कर रहा है वेस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड तो नॉर्थ टू साउथ होता है, उसके परपेंडिकुलर जा रहा है। अब जेट प्लेन की जो विंग्स है, एक एंड से लेकर दूसरे एंड, विंग स्पैन विल वर्क एज अ रॉड, 25 मीटर लॉन्ग हो गया रॉड, दिया हुआ लेंथ। जेट स्पीड, जेट जा रहा है स्पीड 1800 किलोमीटर पर आवर से, जिसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया, कैसे मल्टीप्लाई 5/18 करके, तो 500 मीटर पर सेकंड आया। अब स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों तो परपेंडिकुलर हो गए म्यूचुअली, क्योंकि प्लेन न्यू जा रहा है तो विंग्स भी हैं तो विंग के परपेंडिकुलर जा रहे हैं, तो एल एंड बी तो परपेंडिकुलर हो गया। रही बात अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड डिप एंगल दिया हुआ है ना। एज द जेट प्लेन इज मूविंग हॉरिजॉन्टली, एज द जेट प्लेन इज मूविंग हॉरिजॉन्टल, जेट प्लेन न्यू जा रहा है, हमको मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा, वर्टिकल लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे वर्टिकल कंपोनेंट BV इज इक्वल टू B cos I, वर्टिकल है तो साइन आई आएगा, सॉरी साइन आई। ओके, बुक ने इसको B लिखा है, हम लोग अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड भी लिखते हैं, उसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट दोनों लेते हैं। बुक ने इसको B लिखा है नोटेशन, तो अपने B लिखते हैं, एंड वर्टिकल कंपोनेंट को बुक ने ZE बोला हुआ है, तो Z इज इक्वल टू B sin I, I इज अ डिप एंगल। क्यों वर्टिकल कंपोनेंट लिया, क्योंकि प्लेन इज मूविंग हॉरिजॉन्टली, मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर चाहिए तो उसको वर्टिकल लेना पड़ेगा, तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट हमने लिया है यहाँ पे। ये एक चीज नहीं यहाँ पे सीख है, इतना टेस्ट हो गया। अब EMF इंड्यूस विल बी इक्वल टू E इक्वल टू BLV फॉर अ रॉड। यहाँ पे B कौन है, ZE, L लेंथ ऑफ द रॉड, स्पैन ऑफ द विंग एंड B इज द स्पीड, आ जाएगा दिस मच वोल्ट, ये EMF इंड्यूस्ड। खास ध्यान रखें, जेट प्लेन मूविंग इन वेस्ट डायरेक्शन, मतलब रॉड परपेंडिकुलर मोशन हो गया, एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल ले लिया, तो तीनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर हो गए, EMF विल बी इंड्यूस्ड। ओके, अब चलते हैं आगे 6.7 की तरफ।
6.7 में भी सिमिलरली मूविंग रॉड का एक केस है मोशनल ईएमएफ का, और हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर 10 मीटर लॉन्ग एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, फिर से रॉड ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में, इज फॉलिंग विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, नीचे गिर रहा है एट राइट एंगल टू द हॉरिजॉन्टल कंपाउंड ऑफ व्हाट्स मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ हॉरिजॉन्टल कंपाउंड डायरेक्टली दे दिया अभी, इट्स अ हॉरिजॉन्टल कंपाउंड डायरेक्टली गिवन टू यू, एंड रॉड इज फॉलिंग डाउन, हॉरिजॉन्टल का परपेंडिकुलर हो गया, स्पीड भी डाउनवर्ड, इसे तीनों तीन परपेंडिकुलर हो गए, तो ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंस्टेंट, व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द वायर, कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा वो चाहिए, तो सीधा हो गया, तो E इक्वल टू BL V, ये हो गया दिस मच वोल्ट। फिर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ, व्हिच एंड ऑफ द वायर इज एट अ हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये ईएमएफ का डायरेक्शन कौन सा होगा, तो डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ इज ऑलवेज फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ इज ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल, पॉजिटिव नेगेटिव। अच्छा, अब रॉड कैसे गिर रहा है नीचे, फॉलिंग डाउन, वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, फिर मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल कंपाउंड लिया हुआ है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो यूं आएगा, ओके, मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, फॉलिंग डाउनवर्ड्स, तो राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड palm rule shows that force on the positive charge will be on one side। तो अगर देखें तो रॉड में ड्यू टू फॉलिंग we find that positive charge gets collected on east end of the rod, east end, and negative charge on west end, ये हो गया उसका डायरेक्शन। तो फिर हायर पोटेंशियल कहाँ पे आएगा, पॉजिटिव चार्ज और हायर पोटेंशियल, so therefore as positive charge at higher potential, so therefore that end will be positive, okay, तो east end will be, therefore east end will be positive, clear। राइट हैंड पाम रूल स्ट्रेच करके देख लो तो आपको मिलेगा कि पॉजिटिव चार्ज ईस्ट एंड पे कनेक्ट होगा, नेगेटिव चार्ज वेस्ट एंड पे कनेक्ट होगा, वेस्ट एंड ऑफ द रॉड, क्लियर। ये हो गया 6.7। यहाँ पे हमने बुक के एक्सरसाइज के सम्स खत्म किए, अब चलते हैं इलस्ट्रेशंस की तरफ।